साथियों, सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहत देश के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर रहे हैं। वो भी जमीन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, झगड़े खत्म होंगे गांव के। वरना गांव की समस्या ज्यादातर 1 फुट जमीन इसने ले ली, उसी में से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। साथियों, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किए गए ऐसे अनेक प्रयासों से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी अपनी प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे कैनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं करेंगे, 20, 30, 50 साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे, तो शायद इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए, दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में टूरिज्म की संभावना है बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको लैंग्वेजेज भी सिखाई जाती है, उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है। और यात्रियों को भी, विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है। कभी न कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि भारत में ये जो और टूरिज्म विश्व भर से आने वाला आदमी, एक पूंजी निवेश के लिए आने वाला और टूरिस्ट में आने वाले में बहुत फर्क है। टूरिस्ट
तुरंत आपका एम्बेसडर बन जाता है। अच्छी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा, बुरी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा। पूंजी निवेश जो करता है उसको इस काम में कई समय लग जाता है अगर गलत हो गया तो, लेकिन टूरिस्ट तो 2 दिन में ही खबर पहुंचा देता है, यार भाई यहां तो ये हाल है। और इसलिए आज भारत में भी मिडिल क्लास का बल कितना बढ़ रहा है, टूरिज्म को लेकर के बहुत बदलाव आ रहा है। अब टूरिज्म और ट्रैफिक नई समस्या आ रही है। अब हम एडवांस में नहीं सोचेंगे, ऑल्टरनेट नहीं सोचेंगे, तो वही टूरिज्म के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है। हम कहें कि नहीं अब शिमला नहीं वहां जाइए, तो ये तो होने शिमला जिसको जाना है शिमला ही जाएगा, नैनीताल जाना है वो नैनीताल ही जाएगा, श्रीनगर जाना है वो श्रीनगर जाएगा, गुलबर्ग जाना है वो गुलबर्ग जाएगा। हमें व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। साथियों, हमने देखा है कोरोना के समय में जब पुलिस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे, और खास करके मैंने देखा है कुछ शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस में जो बड़ी आयु के लोग हैं, जिनसे अब ज्यादा मजदूरी करवाना, उनके साथ भी अत्याचार है, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं और वे सीनियर सिटीजन्स को लगातार पूछते हैं ठीक होना, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं होना, घर बंद करके जाने वाले नहीं होना। इसके कारण नागरिकों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो एक प्रकार से आपकी ताकत बन जाता है। इस चीज को हम जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं, और पूरी तरह जीवंतता हो, संवेदनशीलता हो। आप देखिए समाज जीवन में ये फोन आपका सप्ताह में अगर किसी सीनियर सिटीजन को जाता है, वो महीने भर दुनिया को कहता रहता है कि भाई पुलिस थाने से हर बिल्कुल फोन आ जाता है, हर बुधवार को पूछ लेते हैं मेरी कोई दिक्कत है नहीं। इन चीजों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये आपके सारे परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं। हमें एक और काम की तरफ बहुत सजग होने की जरूरत है जी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इसका अपनी एक ताकत है, उसका उपयोग है, लेकिन हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को नकार नहीं कर सकते हैं। उस विधा को पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 100 साल, कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाए, 100 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। उस इंस्टीट्यूट को जितनी ताकतवर बना सकते हैं बनाइए। उसमें जो सामर्थ्य है, उसकी जो नजरें हैं, वो उसकी जो बातचीत में से जो पकड़ के ले आता है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर दोनों क्षेत्रों में ताकत है, फिर तो आप चीजों को बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हैं। ये संभावना है, 10 दिन के बाद ये संभावना दिखती है, ये चल रहा है, चलो हम देखते हैं, यहां कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ हो रहा है, तुरंत पता चलेगा। और मैं समझता हूं इसके कारण हमारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त हो जाएगी, जो 50 बार क्राइम करने वालों को सोचने के लिए मजबूर करेगी। साथियों, में एक और बात भी समझनी है। आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारत की चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। पहले वो उपेक्षा की वृत्ति होती है, फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की वृत्ति बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी कंपटीशन का भाव आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनी का रंग ले लेती है। विश्व की बहुत सारी ताकतें होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर्भ में भारत कुछ सामर्थ्यवान बने। फलाने विषय में उनकी एक्सपर्टाइज है, उसमें भारत न घुसे। फलानी प्रोडक्ट उनकी बपौती है, अगर उसमें भारत प्रोडक्शन में चला गया तो मार्केट भारत कब्जा कर लेगा। भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत खुद बनाने लग जाएगा तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा। कई प्रकार की चुनौतियां आने वाली है जी, और वो चुनौतियां दुश्मनी का रूप लेते देर नहीं जाती है। और इसलिए हमें हमारे इन सारी चैलेंजेस को हमें समझना है, और ये सहज है। किसी को हमसे कोई हमारा बुरा करना है नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आपके यहां भी
2 अफसर होंगे तो लगता है कि हाँ यार ये आगे चलकर इसकी को प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा, तो फिर उनका 10 साल पहले ही तू शुरू हो जाता है। वैसा हर जगह पे होता है भाई। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम थोड़ा दूर का सोच करके हमारे सामर्थ्य को, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रॉपर मैसेजिंग, इसके लिए आवश्यक बारीकियों को, जो पहले की लॉ एंड ऑर्डर और आज की चुनौतियों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। पहले का तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, नए को लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही है, जिस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए, ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है। कोई उदारता नहीं चल सकती है जी, क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था में पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है हर नगर पालिका, महानगर पालिका में सप्ताह में 1 दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजुकेशन हो जाएगा, जो सिस्टम है वो भी उनकी ड्रीम और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगले हफ्ते दूसरी स्कूल, फिर एक स्कूल का 10 साल में एक बार बारी आएगी बड़े शहर में तो। लेकिन हर पीढ़ी को पता चलेगा भाई सिविल डिफेंस के संबंध में, फायर फाइटिंग के संबंध में ये सारी ड्रिल नागरिकों को करनी होती है। आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी, ये सहज रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है।
हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है, और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। हमारे फोर्सेज में भी ऐसी एक्सपर्टाइज तैयार करनी पड़ेगी। किसी राज्य में कोई घटना घटी है तो हमारे टॉप एक्सपर्ट को वहां स्टडी के लिए भेजना चाहिए। जरा जाओ 3 दिन वहां रह के आओ, वहां पर हुआ है तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मामला कैसे पनपा था, उससे हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है, और वो इसमें चतुर होते हैं, और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। हमें स्थायी शांति के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है, और जब हम विकास उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसर, उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए, आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम एक साल में 5 या 7 बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए, चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो। आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा। साथियों, हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन, उसमें एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल, उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं। हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी, और चीजों को हैंडल करने की हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिविर में जो चर्चा होगी, उसमें से कोई न कोई एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे, एक कलेक्टिव रोडमैप बनेगा। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा